से पहले दुनिया की बौद्धिकता को एक किया, दुनिया की बौद्धिकता को एक किया। उसने ये बताया कि दुनिया की बौद्धिकी का और दुनिया की भौगोलिकी का सबसे बड़ा आधार क्या हो सकता है। उसने चीन, जापान, दुनिया के सारे देशों की सीमाओं को, सारी भाषाओं की सीमाओं को, आप जाइएगा कल वेंसांग की मूर्ति को देखिएगा। हमने नालंदा महाविहार के दक्षिण कैंपस में लगवाया हुआ। वो आए यहाँ पर और उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद किया। यहाँ उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली सीखी, अनेक भाषाएं सीखी, प्राकृत सीखी। तो भाषाओं के जो बाहर थे, भाषाओं की जो सीमाएं थी, उनको अतिक्रमित किया, उनको तोड़ा। तो नालंदा क्या कर चुका है और क्या करना चाहिए हमको आगे। नालंदा ने भाषा की सीमा तोड़ी, नालंदा ने जेंडर की सीमा तोड़ी, नालंदा ने देशों की सीमा तोड़ी, नालंदा ने ह्यूमैनिटी को व्यापक बनाया, वसुधैव कुटुंबकम किया। और नालंदा इस तरह से उन्होंने, नालंदा ने डेवलप किया कि मनुष्यता ही किसी जिंदगी का आधार है। और मित्रों, जब हम आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो हम विचार करते हैं कि जो आज शिक्षा प्रणाली है, जो मातृभाषा की जरूरत बढ़ाई जा रही है। मैं एक नाम लूंगा, आप लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा, कुछ लोगों को ज्ञात होगा। हिंदी कविता को जन्म देने वाले सराहपा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि हिंदी की अपभ्रंश कविता, यानी हिंदी की शुरुआती कविता, दोहा कोश को रचने वाले नालंदा के इसी महाविहार में जो 1500 साल पूर्व था, उसमें वो संस्कृत के आचार्य। यानी ये वो धरती है जो साहित्य को जन्म देती है, भाषाओं की गतिविधि, डायनेमिक्स ऑफ लैंग्वेज को जन्म देती है। तो ये नालंदा कोई सामान्य जगह नहीं रही है। और आखिरी बात कहकर मैं बात को समाप्त करना चाहूंगा कि नालंदा बताता है कि शिक्षा केवल रोजगार की चीज नहीं है, वो जिंदगी जीने की चीज है। नमस्कार, धन्यवाद। नालंदा आज के समय में असहमतियों की जगह देने का प्रस्ताव करता है। आप कभी ये न सोचें कि नालंदा कोई अतीत की वस्तु थी, अतीत की जगह थी, या अतीत का कोई पहला दुनिया का विश्वविद्यालय था। नहीं, वो हमारे समकाल को, हमारे कंटेम्परेरी टाइम्स को फ्यूचर में जानने का सबसे खूबसूरत तरीका है। हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार वैशाली और नालंदा ही है। तो जिस धरती पर आप पधारे हुए हैं, वह धरती सबसे बड़ी धरती है, जहां पर केवल ज्ञान को मौखिकता में नहीं लिया जाता, ओरेलिटी में नहीं लिया जाता, उसको जीवन में बरता जाता है, जीवन में उतारा जाता है। मैं एक बात बताऊं, आज शिष्य और गुरु के क्या संबंध रहे। नालंदा के जो प्राचीन महाविहार की स्थिति थी 1500 वर्ष पूर्व, वहां गुरु और शिष्य के बीच का संबंध विचारों के हस्तांतरण का संबंध था। पीढ़ी के हस्तांतरण का संबंध नहीं था, विचारों के हस्तांतरण का संबंध था। और वो विचार आवश्यक नहीं कि गुरु शिष्य में वही दे जो शिष्य को सूट करे। आजकल तो हम वो बात करते हैं जो आपको सूट करता है। इसीलिए जब हम हिंदी में या किसी भाषा में किसी रचना की समालोचना लिखते हैं, किसी किताब की आलोचना लिखते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि लेखक किस विचार का है, वो क्या चाहता है, फिर वैसी ही बात हम करते हैं। हमारे पत्रकार इतना जूझते हैं पूरी दुनिया में, और वो लड़ते हैं उस लोकतंत्र के लिए जो उनको खुद परेशान करता है, एक सत्ता तंत्र के रूप में। तो नालंदा सत्ता तंत्र के बदले समाज तंत्र को मजबूत करने की जगह है। नालंदा केवल ध्यान की जगह नहीं थी मित्रों, कि वहां केवल ध्यान होता था, नहीं, वह ध्यान और अध्ययन, स्टडी के बीच में, मेडिटेशन और स्टडी के बीच में, ध्यान और अध्ययन के बीच में एक सेतु का काम करता था। ध्यान और अध्ययन कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बार बार बताता है, आपको बार बार समझाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा ने सत्ता का ख्याल नहीं रखा, सत्ता के बल पे नालंदा नहीं चलता था, यहाँ के समाज के बल पे चलता था। मेरे पास टाइम होता तो मैं बताता, यहाँ इतने गांव के लोग नालंदा को सपोर्ट करते थे, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अविरल साहित्यिक रूप से,
गांवों से चीजें आती थी, ये नालंदा विश्वविद्यालय था। और मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि नालंदा में अगर कोई शिक्षक या छात्र मौन बैठा है तो वह भी अध्ययन का तरीका है, स्टाइल ऑफ स्टडी। मौन को भी उन्होंने एक विषय बना लिया। और जैसा कि हमारे भाई राजा राम जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। वहां कहा गया कि गुरु कौन है, तो तर्क को ही गुरु बताएगा। लॉजिक इज द टीचर। अगर आप जिज्ञासा नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो काहे के आप शिष्य हैं और काहे का वो गुरु है। मैं तो अपने कक्षा में एमए और पीएचडी के कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि सवाल पे सवाल पूछो। पूछने से तुम वो जान पाओगे जो मैं बताने से तुम्हें नहीं बता। विदेश से लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा केंद्र, ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। आज का जो विषय है संस्कृति और मातृभाषा। संस्कृति, बिहार के लोग अभी भी संस्कृति को छोड़े नहीं हैं और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि ये तो बिहारी है, क्योंकि हम अपने संस्कृति से अब भी जुड़े हुए हैं और यही तो हमारी पहचान है। और दूसरी बात कि मातृभाषा की बात, तो मातृभाषा जब कोई खुश होता है, खुशी होती है किसी को, तो सबसे पहला शब्द मातृभाषा का ही निकलता है। और अगर कोई पीड़ा में, दुख में होता है, तब भी सबसे पहला शब्द मातृभाषा में ही निकलता है। तो मातृभाषा तो हमारे अंदर है। और एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा एनर्जी अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया है कि हम समझते हैं कि मातृभाषा में बोलने से हमें लोग द्वार और गांव का समझेंगे। लेकिन हमारा जो मातृभाषा है, मातृभाषा में ज्यादा आसानी से लोग चीजों को समझते हैं। और जर्मनी में आप देखिएगा, मैथमेटिक्स की जितना रिसर्च, जितनी किताबें जर्मनी में है, जर्मनी सीखना पड़ता है। जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन किताबों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनको जर्मन सीखना पड़ता है। तो हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में अगर पढ़ाई करें, कम से कम स्कूल में 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक जरूर मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। अंग्रेजी के विरुद्ध हम नहीं है, हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खजाना छिपा हुआ है। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है, यहाँ ट्रेजर छिपा हुआ है, उस पर भी रिसर्च होना चाहिए। और चूंकि समय कम है, टूटेंगे हम न झुकेंगे, हम न टूटेंगे, हम न झुकेंगे, हम छेड़े अगर तो न छोड़ेंगे, हम छेड़े अगर तो न छोड़ेंगे हम, क्योंकि बिहारी हम, बिहारी हम, हाँ बिहारी हम, बिहारी हम। वीर कुंवर की धरती गुमानी है हम, वीर कुंवर की धरती गुमानी है हम। लोकनायक की अद्भुत कहानी भी हम, लोकनायक की अद्भुत कहानी भी हम। बिहारी हम, बिहारी हम, बिहारी हम, बिहारी हम। मिथिला नगर की मिठास है हम, वैशाली सा दिव्य इतिहास है हम। मिथिला नगर की मिठास है हम, वैशाली सा दिव्य इतिहास भी हम। बिहारी हम, बिहारी हम, बिहारी हम, बिहारी हम। माता सीता की मातृभूमि है हम, माता सीता की मातृभूमि है हम। छठी मैया की निर्मल पुजारिन भी हम, छठी मैया की निर्मल पुजारिन भी हम।
सौतेला व्यवहार किया। इसको हिंदी का डायलेक्ट माना और हिंदी का डायलेक्ट मानते हुए इसके साथ सौतेला व्यवहार किया। हालांकि कई जगह पर इन भाषाओं के उत्थान के लिए प्रयास भी हुए। बिहार सरकार ने अकादमियां बनाई, लेकिन मैं आप सब से आग्रह करूंगा, आप सब सुधीजन हैं, बिहार की राजधानी पटना में जाकर के भाषाई अकादमियों की स्थिति देख लीजिए। उन भाषाई अकादमियों की स्थिति इतनी जर्जर है, हम किस आधार पर अपने आप को विकसित कहेंगे, विकासशील कहेंगे? आखिर हमारे विकास का पैमाना क्या है? भाषाई अकादमियां समाप्त होती जा रही हैं, धूल धूसरित हो रही हैं। यह सरकारी उपेक्षा है, यह सरकारी उदासीनता है। एक सहूलियत हुई है, एक आशा की किरण आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रावधान आया है जो सुखद है, और वह प्रावधान यह है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। लेकिन चुनौतियां यह है कि जो शिक्षक मातृभाषाओं में बच्चों को पढ़ाएंगे, बउआ रे क लिख, ये बड़ी अच्छी बात होगी, ये बड़ा साहस का काम होगा, क्योंकि मातृभाषाओं के संदर्भ में जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डेवलप किया जा चुका है कि अगर आप मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, तो आप सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वास्तव में यह एक औपनिवेशिक मानसिकता, यह भाषाई साम्राज्यवाद है। मैं समाप्त नहीं करता। धन्यवाद। नमस्कार। सम्मानित मंच और इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुष्मिता पांडे जी को मैं मंच पर आगे आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता समागम प्रमाण पत्र 2026 ग्रहण करके हमें अभिभूत करें। के इस सभागार में आप सभी सम्मानित प्रतिनिधि डेलीगेट्स दूर दूर से आए हुए हैं। 7 देश के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं।